स्टोरी हब में आपका स्वागत है। काफी समय बाद एक नई कहानी शुरू हो रही है। कदम रखे रिबॉर्न इनटू ट्रैंक्विलिटी की शांत और रहस्यमयी दुनिया में। तैयार हो जाए नई शुरुआत, छिपे हुए रहस्य और जादुई पलों के लिए जो आपकी कल्पना को मोह लेंगे। बैठ जाए, आराम कीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। चैप्टर 1, मौत का तांडव। एक अंधेरी जगह जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच थी, वहां बहुत से आदमी हाथ में बंदूक लेकर किसी को ढूंढ रहे थे। उसमें से एक बोला, बी अलर्ट गाइस, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। अभी उसे बहुत ही हाई लेवल का ड्रग्स दिया गया है, इसलिए वो नशे में होगी, पर फिर भी हमें संभल कर रहना होगा। उसके बाद पर दूसरा आदमी बोला, हमें उससे मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए था। वो चाहे किसी भी हालत में हो फिर भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती। उसके इतना बोलते हैं, वहां अचानक सीटी की आवाजें आने लगी। सब अलर्ट हो गए। सबको पहले से ही डर लग रहा था, क्योंकि वह सब आज यहाँ अंडरवर्ल्ड की क्वीन को मारने आए थे। सब उस दिशा में जाने लगे जहां से सिटी की आवाज आ रही थी। सब सामने का नजारा देख हैरान हो गई, कुछ तो डर भी गए। सामने एक लड़की उनके कुछ साथियों के लाशों के ढेर पर बैठी हुई थी और उनकी तरफ देख सीटी बजा रही थी। उसने सभी आदमियों को देखा, जो कम से कम 25 होंगे। उन्हें देख वो सीटी बजाते हुए अपना सर टेढ़ा कर सबको को देखने लगी। उसे ऐसे देख सब डर गए, लेकिन उनका लीडर हिम्मत कर बोला, चलाओ गोली। उसके ऐसा कहते ही सब ने अपनी बंदूक क्वीन की तरफ तान दी। तभी क्वीन ने एक डेंजरस स्माइल किया और साइड में लगे एक पेड़ की बेल को खींच लिया। उसके ऐसा करते ही उस सभी आदमियों पर पेड़ पर से सारे पत्ते गिरने लगे। उसने एक फिर दोबारा उसी बेल को घुमाया। इस बार उसके जैसे ढेर सारे बेल हवा में लहराने लगे। उसने फिर बेल को घुमाया। सारी बेलें उन सब आदमियों के चक्कर लगाने लगी। सब बहुत डर गए। उन सबको अब अपनी मौत दिख रही थी। तभी क्वीन ने पास के कांटेदार झाड़ी से कांटे खींच लिए। उसके हाथों से खून निकलने लगे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सारे कांटे उन बेलों की तरफ फेंके और उन बेलों को वो अपने एक हाथ से घूमने लगी। सारे कांटे बेल के बीच से निकलकर उन आदमियों को लगने लगी। सब बचने की कोशिश करने लगे, अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जो कि उनके ही आदमियों को लग रही थी। धीरे धीरे सब मारे गए, वहां सिर्फ लीडर बचा था। ये देख क्वीन ने अपने हाथ से बेल छोड़ दिया। उसके बेल को छोड़ते ही कुछ ही पल में बेल जमीन पर गिर गई। वो उठकर लाशों पर चलते हुए उस लीडर के पास आने लगी। ये देख लीडर हाथ जोड़ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, प्लीज फॉरगिव मी प्लीज। क्वीन ने बस इतना कहा, हु इज। वो लीडर समझदार था, शायद इसलिए वो तुरंत समझ गया क्वीन क्या पूछना चाह रही है। वो तुरंत बोला, आपके गैंग का आरवी। ये सुन क्वीन वहां से चली जाती। आरवी ये उसके गैंग का सबसे भरोसेमंद इंसान था। कभी ये सोच वो टेढ़ी स्माइल करती है। वो आदमी जल्दी से फोन निकालकर किसी को कॉल कर देता है। वही एक आलिशान घर में जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। उसी घर में एक बेड पर दो लोग एक दूसरे से नागू की तरह लिपटे हुए थे। बेड के आसपास दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। वहां चारों तरफ सिसकियां और गहरी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। उन दोनों में से लड़की बोली, बेबी तुमने जिन लोगों को क्वीन को मारने को भेजा है वो अपना काम सही से कर तो देंगे ना। उसकी बात पर वो लड़का उभारों को अपने हाथ से दबाते हुए उसके होठों पर किस कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी, आज तक आरवी किसी काम में फेल नहीं हुआ है। ये बोल वो उसके गर्दन पर किस करने लगा, तेजी से अपनी कमर को मूव करने लगा। लड़की की आहें और सिसकियां और भी बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे कि तभी वह तालियों की आवाज आने लगी, जिसे सुन वो लड़की लड़के से बोली, बेबी ये कैसी आवाज है। उसकी बात पर आरवी रोक गया। उसे भी तालियों की आवाज आने लगा। वो सोचने लगा उसके अलावा कोई और उस घर के बारे में जनता ही नहीं था, फिर यह कौन आया है। दोनों ने उठकर कपड़े पहने और बाहर आ गए। बाहर का नजारा देख वो डर गए। सामने क्वीन सोफे पर एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठी स्माइल कर उन्हें देख रही थी। वही ताली बजा रही थी। वो वैसे ही क्रिपी स्माइल के साथ बोली, सरप्राइज, कैसा लगा उसे ऐसे देख। आरवी बोला, तुम जिंदा हो। उसकी बात सुन क्वीन बोली, मुझे मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा है ना। उसकी बात सुन आरवी ने अपनी बंदूक निकाल उसके ऊपर तान दिया। उसे ऐसा करते देख क्वीन के आंखों की पलकें तक नहीं झपकी। वो उसे वैसी घूरती रही। उसकी आंखों में देखते हुए एक शब्द बोली, वाई। उसके ये बोलने पर वो लड़की भी उसके ऊपर गन तान कर बोली, क्योंकि तुम्हारे रहते हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हर काम हम सब करें और जयकार क्वीन के नाम का क्यों। फिर लड़का बोला, इसलिए मैंने और राही ने ये तुम्हें ही मारने का प्लान बनाया। उसकी बात सुन क्वीन हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, छू छू, कितने मासूम हो तुम दोनों। तुमने सच में सोच लिया कि तुम क्वीन को मार सकते हो। तुम दोनों बच्चे हो अभी मेरे सामने।
उसे ये बोलते देख आरवी ने उस पर एक गोली चला दी, जो सीधा उसके पेट पर लगी। वो थोड़ा पीछे हो गई, उसके पेट से खून पानी की तरह बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक ना आए। वो खुद को संभाल कर खड़ी हुए और आरवी को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? उसके लाइन खत्म होती ही वो लड़की जिसका नाम राही था, वो दूसरी गोली उसके पेट में चला देती है। इस बार क्वीन के मुंह से खून निकलने लगा, पर याशिकन अभी भी नहीं थी। चेहरे पर दर्द से पसीना था, पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने उन दोनों को देखा और सिटी बनाने लगी और अपनी उंगली से काउंटिंग करने लगी। ये देख वो दोनों डर गए और तुरंत वहां से भागने लगे, लेकिन क्वीन की थर्ड फिंगर भी आ गई। उसकी गिनती पूरी हो गई, तभी वो पूरी जगह ब्लास्ट हो गई। जो घर थोड़ी देर पहले स्वर्ग सा सुंदर था, वो अब आग के लपटों में घिर चुका था। हर तरफ आग ही आग थे। वहां आरवी और राही की लाश भी थी। उससे थोड़ी दूरी पर क्वीन की बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में वहां और भी लोग आ गए और लाशों को निकालने लगे। सबको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन उन सब के बीच किसी ने भी क्वीन के गले में उस पेंडेंट को भी देखा, जो हल्का हल्का चमक रहा था। थोड़ी ही देर में वो चमक खत्म हो गई। रिबर्थ अध्याय का 10। स्वागत है अपना। धन्यवाद। आगे एक हॉस्पिटल के रूम में एक लड़की हॉस्पिटल गाउन पहने बेड पर लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बांधी हुई और चेहरे पूरा पीला पड़ चुका था, जिससे ये पता चल रहा था कि ये कुछ दिनों से यही है। उसे देख लग रहा था कि उसके शरीर में अब जान ही ना बची हो। उस रूम में कुछ डॉक्टर आए, वो उस लड़की को चेक करते हैं तो वो अभी भी कोमा में थी। उसे चेक कर डॉक्टर्स चले जाते हैं। सबके जाने के बाद उस लड़की के हाथ की उंगलियों में मूवमेंट होने लगी। वहां के मशीनों में से विप विप की आवाजें आने लगी। फिर दूसरे ही पल उस रूम में चारों तरफ शांति पसर गई। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे तेज रोशनी महसूस हुई, जिससे कि उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंखें खोली तो उसे छत की सीलिंग दिखी। उसने आसपास देखा तो उसे समझ आ गया कि वो अभी हॉस्पिटल में है। उसने मन में बोला, क्या वो जिंदा है, लेकिन कैसे? ये सोचते ही उसके सर में तेज दर्द की लहर दौड़ी। उसने अपनी आंखें मिच ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसके दिमाग में बहुत से मेमोरी किसी रील की तरह फ्लैश होने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सीलिंग को घूरने लगी। तभी दोबारा उसके सर में दर्द हुआ। उसने फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। दोबारा किसी की मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। वो उन सब मेमोरी को देखने लगी। उसे ये समझ आ गया था कि ये उसकी मेमोरी नहीं है। उसे लगा कि उसकी जान बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा। शायद इसलिए उसे ऐसी मेमोरी रिकॉल हो रही है। वो दोबारा आंखें बंद कर उन मेमोरी को देखने लगी। उसे ये सब जाना पहचाना लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने वॉशरूम देखा और अपने हाथ की ड्रिप निकालकर बेड से उतरी कि तभी उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने तुरंत बेड को पकड़ लिया सहारे के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जरा सा भी ताकत ना हो। वो संभल कर चलते हुए वॉशरूम के डोर तक आ गई। उसने डोर ओपन किया और डोर का सहारा लेकर अंदर आई। वो वॉश बेसिन के पास गई, नल ऑन कर अपना मुंह धोने लगी। तभी उसकी नजर सामने शीशे पर गई तो एक पल को घबरा गई। सामने शीशे में एक लड़की, जिसके बालों का रंग नीला, पीला, हरा, बैंगनी और संतरी, मतलब शायद सातों रंग उसके बालों में होंगे। चेहरे पर खूब सारा मेकअप और कानों और नाक में बहुत से रिंग्स पहने हुए थे। पूरे गर्दन और हाथ पर टैटूज। उसे देखकर या तो उससे डरा जा सकता है या उसे पागल समझा जा सकता है। वो लड़की एक पल को डर ही गई थी, लेकिन फिर जब उसे समझ आया कि ये उसकी ही रिफ्लेक्शन है तो हैरानी से मिरर में देखने लगी। अचानक उसके सर में दोबारा दर्द हुआ। उसे फिर से मेमोरी दिखी। उस बार उसे समझ आ गया कि ये मेमोरी इसी लड़की का है और वो भी उसके शरीर में है, लेकिन कैसे और क्यों? ये सब वो सोच ही रही थी। उसने पूरी मेमोरी रिस्टोर करने का सोचा, क्या पता इसके मेमोरी के उसे कोई क्लू मिल जाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो वापस रूम में आकर बेड पर बैठ गई और इस लड़की की यादों को टटोलने लगी। तभी उसे इसकी कहानी जानी पहचानी लगी। इस बार उसने इग्नोर ना करके सोचने लगी, कहाँ देखा था इसे, लेकिन काफी जोर देने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा। लेकिन उसे ये याद नहीं आया कि इस रंग बिरंगे बालों वाली लड़की की कहीं देखा है कि नहीं। तभी उसे वो कहानी याद आई जो उसे एक बच्ची ने बेची थी। वो एक नॉवेल थी जिसे उसने एक बच्ची से खरीदा था। फिर उस बच्ची को अपने गांव में भेज दिया था ताकि उसकी देखरेख अच्छी हो। उस बच्ची जाने से पहले उससे कहा था कि वो उस बुक को जरूर पढ़े। उस बच्ची के कहने पर उसने वो नॉवेल पढ़ा भी था। उसी नॉवेल में ही एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने अपने बालों को रंग बिरंगे बनाए थे। ये सब याद कर क्वीन हैरान हो गई। जी हाँ, ये हमारी क्वीन ही थी जिनका रिबर्थ इस लड़की के बॉडी में हुआ है। क्वीन हैरान थी, अभी क्या हो रहा है उसके साथ, वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उस वार्ड में एक नर्स आए। वो उसे होश में आते देख तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करने चली गई। उसके जाने के कुछ में बाद ही डॉक्टर आ गया। उसने क्वीन का चेकअप किया और उससे पूछा,
मिस कपूर, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है या एंग्जाइटी जैसा कुछ फील हो रहा है? उनकी बात सुन क्वीन नामे सर हिला देती है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपने केबिन में पहुंचकर किसी को कॉल लगा देता है। कॉल पिक होने पर डॉक्टर घबराए आवाज में बोला, हेलो हेलो मिस्टर राजवंश। मिस कपूर को होश आ गया। उद्धरण चिन्ह। फिर उधर से कुछ कहा गया जिस पर डॉक्टर ने हाँ कह दिया और फोन कट गया। कॉल कट होते ही डॉक्टर ने अपना रुमाल निकाल अपने माथे से पसीना पोंछा। वार्ड में क्वीन सोचने लगी कि उस किताब की कहानी क्या थी और इस लड़की का क्या रोल था। तभी उसे याद आया कि इस लड़की का नाम अध्या है। ये इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की वाइफ है, लेकिन बस नाम की। ये कहानी थी दो जुड़वा बहनों की। दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही परिवार में हुआ, लेकिन एक को लाड प्यार सब मिला तो दूसरे को अकेलापन और सबकी नफरत। वो परिवार है इस दुनिया की सेकंड रिचेस्ट फैमिली, द कपूर फैमिली। उस परिवार में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी अध्या जिसके शरीर में क्वीन है, दूसरी राध्या। दोनों में 5 मिनट का अंतर है। पूरी कपूर फैमिली राध्या से बहुत प्यार करती है, लेकिन उस परिवार में कोई भी अध्या को पसंद नहीं करता सिवाय दादाजी के। बचपन में अध्या हमेशा राध्या को परेशान करती थी, इसलिए उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। जब राध्या और अध्या का 18वां जन्मदिन था, उसी दिन वह हॉस्टल से आए थी, लेकिन किसी को भी उसका बर्थडे याद ही नहीं था। सब ने सिर्फ राध्या का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया। उस दिन इसने पार्टी में जाकर सबसे सवाल किया तो राध्या, जो कि इस कहानी की हीरोइन थी, रोना धोना रखने लगी, जिससे सब उसे डांटने लगे। उसी पार्टी में इसने हीरो को देखा जिसे अध्या बचपन से पसंद करती आई थी। इस कहानी का हीरो शिवाय राजवंश, पूरी दुनिया का रिचेस्ट पसंद। ये कहने को तो राजवंश इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन इनकी इतनी सारी छुपी इंडेटिस है कि कोई जनता ही नहीं है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें रेड ड्रैगन बुलाया जाता है। यहाँ रेड का मतलब ब्लड होता है। लेकिन उसका दिल फिर से टूट गया जब उसे पता चला कि उसके परिवार वालों ने राध्या की शादी शिवाय के साथ तय कर दिया। उसने उस वक्त भी सबसे पूछा क्यों वो सब उसके साथ ऐसा करते हैं, आखिर क्यों उसका परिवार उसे अपना नहीं मानता। लेकिन उसे फिर वही मिला, सबके ताने, जिल्लत और नफरत। उसने शिवाय से पूछा, लेकिन शिवाय ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। शादी के लिए हीरोइन गायब हो गई थी, जिस वजह अध्या को उसकी जगह शिवाय से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी बहन राध्या वापस लौट आए और सबसे बोली कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। उसने अध्या का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको लगा कि ये काम अध्या ने किया है। फिर अध्या को बहुत कुछ सुनाया गया, लेकिन हद पार तो तब ही गई जब उसके परिवार ने उसे शिवाय को डिवोर्स देने को कहा। उसका दिल तब टूट गया जब शिवाय ने उसे डिवोर्स पेपर थमा दिया। उसके बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया ताकि ये शिवाय के करीब जा सके और अपने परिवार का प्यार पा सके। इसके लिए ही इसने ऐसा रूप बनाया अपना। क्वीन ये सारी बातें याद कर इरिटेट हो गई। उसने खुद से कहा, क्या ये कहानी किस गधे ने लिखी थी? बस एक बार मेरे सामने आ जाए, उससे नर्क के दर्शन जीते जी ना कराया तो मेरा नाम भी क्वीन नहीं। फिर गहरी सांस लेकर बोली, इस दुनिया इतने दुख या बेवकूफ़ी होती भी है जितनी इसने किया है और सहा है। ऊपर से इसे विलेन कहा गया है। सच में। उसने अपना सर झटका और सोचने लगी कि अब वो क्या करे, क्योंकि उससे ये तो पता चल चुका था कि वो अध्या के शरीर में आई। इसका मतलब अध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सोच उसे उसके लिए बुरा फील हुआ। आगे जानने के लिए सुनते रहिए डाइवोर्स पेपर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगे। क्वीन, जो कि अंडरवर्ल्ड की डॉन थी, वो अब एक नोवेल में विलेन के शरीर में रिबॉर्न हो चुकी है। अब वो सोच रही थी कि क्या करे। क्वीन ये याद करने लगी कि अध्या हॉस्पिटल में कैसे आई। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि अध्या शिवाय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शिवाय राजवंश उसे रद्दी भर भी पसंद नहीं करता। अध्या को एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था, शिवाय राजवंश होटल पैराडाइज में रूम नंबर 470 में है। मैसेज देख अध्या बिना सोचे समझे होटल के लिए चली गई। वो जब रूम 470 में पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रूम में उसका पति शिवाय एक सोफे पर शर्ट के सारे बटन खोले, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था। उसके सामने उसकी बहन राध्या एक हॉट ड्रेस में खड़ी थी। ये देख उसकी दुनिया पलट गई। उसके कदम खुद ब खुद पीछे होने लगे। वो तुरंत वहां से निकल गई। उसे शिवाय और राध्या दोनों देखा, लेकिन उन दोनों में से किसी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं किया। अध्या रोती हुई सड़कों पर भागने लगी। उसकी जिंदगी में क्यों किसी का प्यार नहीं लिखा, यही सवाल वो भगवान से पूछती रही। अचानक तेज बारिश होने लगी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे अपनी माँ, पापा, भाई सब का नफरत याद आ रहा था और अभी शिवाय का उसकी बहन के साथ होना याद आ रहा था। उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। तभी उसने मन में कहा, जब यहाँ मुझे कोई प्यार ही नहीं करता तो मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? जब यहाँ किसी को मेरी जरूरत ही नहीं तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा है?
शायद उसकी ये बात भगवान ने सुन ली और उसी वक्त एक ट्रक से उससे टकरा गई और वो कोमा में चली गई थी। ये सब याद कर क्वीन बोली, कितने वाहियात लोग हैं, सब एक मासूम को क्या से क्या बनने पर मजबूर कर दिया। सच में विलेन बनते नहीं हैं, उन्हें विलेन बनने पर मजबूर किया जाता है। उसे अभी अध्या के परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था और नफरत हो रही थी उन सब से। साथ ही उसे शिवाय राजवंश से भी नफरत हो रही थी कि कैसे वो शादी के बाद भी किसी और के साथ, इसके आगे वो सोच भी नहीं पा रही थी। उसे धोखेबाजों से नफरत थी क्योंकि उसकी लाइफ में भी सिर्फ धोखेबाज ही थे, और खासकर अफेयर करने वाले लोगों से उसे नफरत है। क्यों, इसकी वजह आगे पता चलेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि नज अंदर आए। उसे देख अध्या ने खुद को शांत किया और उसे देखने लगी। नज ने उसे देखा तो उसने उसे स्माइल पास कर दिया। ये देख नज को अच्छा लगा कि चलो ये नॉर्मल है, बस इसका ड्रेसिंग सेंस ही अजीब है। अध्या ने पूछा, मिस आज डेट क्या है? नज ने भी उसे स्माइल के साथ कहा, आज 28 अक्टूबर है, तुम एक हफ्ते से कोमा में हो। इस पर अध्या सोचने लगी, कहानी के हिसाब से तो अध्या तो 1 महीने बाद होश में आई थी, और जिस दिन उसे होश आया उस दिन शिवाय और राधा की सगाई हो रही थी। उस दिन अध्या को होश आया और जब उसे इस बारे में पता चला तो वो सीधे सगाई वेन्यू पर गई। वहां उसने बहुत ज्यादा तमाशा किया कि अभी भी वो दोनों मैरिड है तो ये शादी या सगाई कैसे हो सकती है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसने पुलिस को बुलवा लिया, तब सगाई रुकी। लेकिन बाद में राधा ने रोना धोना करके खुद को रूम में लॉक कर लिया, जिसकी वजह कपूर परिवार ने उसे ही ठहराया और उसे कपूर मेंशन से बाहर निकाल दिया। उस वक्त दादाजी उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने तीर्थ स्थल गए थे। जब वो शिवाय के घर गई तो वहां शिवाय के असिस्टेंट ने उसे डाइवोर्स पेपर थमा दिया था। ये सब सोच एक बार फिर क्वीन को अध्या के लिए बुरा लगा। उसने वार्ड में देखा तो नस जा चुकी थी, वो भी आंखें बंद कर लेट गई और आने क्या करना चाहिए ये सोचने लगी। लेटते ही उसे उसकी पिछली जिंदगी याद आई, जहां उसे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था। उसे ठीक से नींद लेने का भी टाइम नहीं था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जो शांति और सुकून उसे चाहिए था वो उसके मां के जाने के बाद से कभी उसे नहीं मिला। इसलिए अब उसने ये ठान लिया कि इस बार वो अध्या बनकर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जिएगी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, ना हीरो से ना ही हीरोइन से। वो सब से दूर रहेगी, खासकर कपूर फैमिली और राजवंश फैमिली से दूर, बहुत दूर रहेगी उन सब से। ये सोचते हुए जाने कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के थोड़ी देर बाद उसके वार्ड का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 65-70 के बीच होगी अंदर आए। उन्होंने जब अध्या को सोते हुए देखा तो उसके पास एक स्टूल लेकर बैठ गए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। उनके हाथ लगाते ही अध्या की नींद टूट गई, क्योंकि वो क्वीन थी जिसे हर पल अलर्ट रहने की आदत थी। इसलिए जैसे ही उसे अपने पास हलचल महसूस हुई तो वो अलर्ट हो गई। वो आंख खोलने ही वाली थी कि उसके कानों में उस बुजुर्ग की आवाज आए, अपने दादाजी को माफ कर देना प्रिंसेस, आपके दादाजी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी बात सुन अध्या को पता चला कि ये उसके यानी असली अध्या के दादाजी है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। उसने हल्के से आंखें खोली तो उसके दादाजी उसे जागते देख खुश हो गए। वो बोले, अध्या बेटा आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? उनकी बात पर अध्या बोली, नहीं दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल वो स्माइल कर दादाजी को देखने लगी। अभी आगे वो कुछ और बात करते कि तभी उनके वार्ड के डोर पर नॉक हुआ, जिसे सुन दादाजी और अध्या दोनों डोर को देखने लगे। बाहर से आवाज आए, मिस कपूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस पर अध्या बोली, आ जाए। एक आदमी अंदर आया। अध्या उसे देखने लगी। हाइट 6 फीट, गोरा रंग, दिखने बहुत ही हैंडसम था। अध्या उसे पहचानती थी, ये शिवाय राजवंश का असिस्टेंट तेजस था। तेजस अंदर आया, उसके हाथों में एक रोज का बुके था। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। अध्या और दादाजी उसे देखने लगे, जिससे वो और भी घबरा गया। उसने जबरदस्ती की स्माइल कर अध्या से पूछा, मिस कपूर अब आप कैसी हैं? उसकी बात पर अध्या बोली, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। तेजस उसके इतने शांति भरा जवाब सुन उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि अक्सर जब तेजस उसे मिस कपूर कहता था तो वो भड़क जाया करती थी और उससे मिसेज राजवंश कहने को कहती थी। फिर उसने इस बात को इग्नोर किया। उसे बुके देते हुए बोला, ये आपके लिए। अध्या उसे साइड में इशारा कर बोली, आप वहां रख दीजिए और जिस काम से आए हैं वो बोलिए। तेजस एक पल को हैरान हुआ, फिर बुके को साइड में रखकर अपने सूट के अंदर से एक पेपर निकालकर अध्या को देते हुए बोला, प्लीज आप इन पेपर पर साइन कर दीजिए। ये बोल वो खुद को कोसने लगा, भला वो एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से डाइवोर्स पेपर साइन करने को कह रहा है। इसलिए उसे शर्म भी आ रही थी। उसने अपना सर झुका लिया और तैयार हो गया अध्या के उस पर चीखने और चिल्लाने के लिए। लेकिन अध्या ने पेपर उठा लिया और उसे देखने लगी। उस पर साफ साफ डाइवोर्स लिखा हुआ था। उस पेपर को देख दादाजी का खून खोल गया। वो तेजस की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोले,
नालायक, मेरी बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें साइन चाहिए। अभी कोई साइन नहीं होगा, जाओ यहाँ से निकालो। दादाजी की डांट सुन तेजस डर गया। उसने दादाजी को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखते हुए बोला, दादाजी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है। उसकी बात सुन दादाजी को और गुस्सा आ गया। वो उसे देख गुस्से से बोले, तुम्हारे बॉस के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची है क्या, जो वो एक पेशेंट को परेशान कर रहा है। जाओ इस पेपर को लेकर, अध्या अभी किसी पेपर पर साइन नहीं करेगी। तेजस ये सुन डर गया, क्योंकि उसके बॉस ने उसे कहा था कि साइन करवा कर ही लाना है। नेक्स्ट चैप्टर, शिवाय राजवंश की एंट्री। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगे दादाजी ने साफ शब्दों में तेजस को मना कर दिया कि अध्या किसी पेपर पर साइन नहीं करेगी। उन्हें डर था कि कहीं अध्या की तबीयत खराब न हो जाए। वो जानते थे कि अध्या शिवाय से कितना प्यार करती है, इसलिए उन्हें उसकी तबीयत की चिंता हो रही थी। लेकिन दोनों को अध्या की आवाज आई, जिससे दोनों हैरान हो गए। अध्या तेजस को देख बोली, पेन। तेजस तुरंत खुश हो गया और अपने जेब से पेन निकाल उसे दे दिया। अध्या ने उस पेपर में कुछ करेक्शन किए, फिर साइन कर दिया। उसके इस एक्शन की तेजस और दादाजी दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तेजस सोचने लगा, आज सूरज किस दिशा से निकला है। दादाजी अध्या से बोले, बेटा आपने साइन कर दिए, क्या आपको पता है आपने किया है? यही सवाल तेजस के दिमाग में भी था। वो भी अध्या को देखने लगा कि वो क्या जवाब देगी। अध्या दादाजी को देख स्माइल कर बोली, हाँ दादाजी मुझे पता है, मैं खुद को और मिस्टर राजवंश को एक जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद किया है। फिर वो पेपर तेजस को देते हुए बोली, ये आप ले जाए और प्रोसेस में जब मेरी जरूरत हो तो बता देना। तेजस ने जल्दी से पेपर लिया और उसे देखने लगा। उसने उल्ट पलट के पेपर को देखा। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि अध्या ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया। वो उस साइन को देखने लगा। उसे लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से अध्या का दिमाग खिसक गया है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है, पर जो भी हो उसके लिए तो अच्छा ही है। उसने दादाजी को और अध्या को ग्रीट किया और वहां से चला गया। बाहर आकर उसने एक बार फिर पेपर को देखा, साइन को देखा। वो बहुत खुश था। उसके बॉस अब उसे अफ्रीका नहीं भेजेंगे। वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। वार्ड के अंदर दादाजी को अध्या का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वो अध्या को देख रहे थे। आज उनकी पोती उन्हें बहुत अलग लग रही थी। अध्या ने उन्हें देखा तो उसे उनकी आंखों में सवाल नजर आया, इसलिए वो बोली, दादाजी मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ऐसा करना अजीब लगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि जबरदस्ती हम किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते, इसलिए मैं अब इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ और एक शांति और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर दादाजी का हाथ पकड़ते हुए बोली, दादाजी आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ। उसकी बात सुन दादाजी की आंखें नम हो गई। उनकी पोती ने इतनी से उम्र में कितना कुछ सहा कि अब उसका मन ऐसा हो गया कि वो हर चीज से थक गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बिल्कुल मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। उनका बात सुन अध्या को बहुत अच्छा लगा। पिछली जिंदगी में कोई भी उसके साथ नहीं था, वो हमेशा अकेली ही रही। जिस एक इंसान पर उसने भरोसा, उसकी वजह से ही वो यहाँ पहुंची है। तभी डॉक्टर आए। उन्होंने दादाजी को ग्रीट किया और अध्या को चेक कर चले गए। दादाजी भी अध्या को आराम करने को बोल डॉक्टर से बात करने चले गए। दूसरी तरफ तेजस की गाड़ी एक जंगल के बीच में आकर रुकी। वो कार से उतर एक पेड़ के पास आ गया। उसने उस पेड़ पर हाथ रखा तो उसके सामने एक नीचे की तरफ जाती सीढ़ी खुल गई। वो उसमें चला गया। उसके जाते ही वह खुद ब खुद बंद हो गया। नीचे हर तरफ हल्की लाल रंग की लाइट जल रही थी। वहां का माहौल बहुत करवाना लग रहा था। वहां चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उससे तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक जगह आकर खड़ा हो गया। सामने एक इंसान उल्टा लटका हुआ था। दो बॉडीगार्ड उसे कांटेदार कोड़े से मारे जा रहे थे। वहां उसकी चीख गूंज रही थी। वो बार बार छोड़ने की भीख मांग रहा है। तेजस ने उसे देखा, फिर एक साइड देखा जहां दो पीली आंखें चमक रही थी। उसे देख वो डर गया और थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो गया। वो लटका हुआ आदमी बोला, प्लीज रेड ड्रैगन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आहा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसे नीचे पटक दिया गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी वो हाथ जोड़कर बोला, मैं बताता हूँ, मुझे आपके दुश्मन ब्लैक वुल्फ गैंग ने भेजा था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसके ये बोलते ही वो पीली आंखों वाला पैंथर उस पर झपटा और उसे खाने लगा। उस पैंथर के पीछे से एक 27 साल का आदमी, जिसकी हाइट 6.3 फीट होगी, गोरा रंग, परफेक्ट जॉ लाइन और हल्की बियर्ड, उसे देखकर ही लग रहा था कि भगवान ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया है। लेकिन उसके लुक्स जितने अच्छे थे, उसकी अपीयरेंस उतनी ही डेंजरस। तो ये है शिवाय राजवंश। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें रेड ड्रैगन कहते हैं। वो उस आदमी को देख बोला, माफ करना, मैं माफी नहीं देता, सजा देता हूं, वो भी मौत की।
कुछ ही पल में वो पैंथर उस आदमी को खा चुका था, उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। वो आकर शिवाय के पास खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। शिवाय ने झुककर उसका सर सहलाया और उससे बोला, गुड बॉय। ये सुन पैंथर ने दोबारा गुर्राया। शिवाय खड़े होकर अपना कोट ठीक करते हुए बोला, साफ करो। यह बोल वो जाकर उसी चेयर पर बैठ गया और अपना सर चेयर से टिका लिया और बोला, तेजस। तेजस जो हल्का सा उस तेंदुए से डरा हुआ था, वो अपने बॉस की आवाज सुन हड़बड़ा गया और तुरंत शिवाय के पास चला गया। उसके साथ एक और आदमी था, उसने भी फॉर्मल पहन रखा था। उसकी हाइट 6 फीट होगी, वो भी बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके चेहरे पर सेम कोल्ड एक्सप्रेशन थे। ये है अद्वैत कपूर, अध्या के सबसे बड़े भाई। इनकी उम्र भी शिवाय के बराबर ही है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। अद्वैत शिवाय के साइड वाली चेयर पर बैठ गया और तेजस को देख बोला, क्या फिर से वो नहीं मानी? ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? ये बोलते वक्त उसके आंखों में अध्या के लिए गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अद्वैत शिवाय को देख बोला, अब तुम क्या करोगे शिवाय? शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही तेजस बोला, नहीं, पेपर साइन हो चुका है। ये सुन अद्वैत तेजस को देखने लगा। वही शिवाय ने भी अपनी आंखें खोल लिया। अद्वैत ने तुरंत तेजस के हाथ से पेपर लिया, वहां सच में अध्या के सिग्नेचर थे। उसने शिवाय को भी दिखाया। दोनों तेजस को देखने लगे, जैसे जानना चाह रहे हो कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तेजस बोला, वो 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थी, आज ही मिस कपूर कोमा से बाहर आए हैं। ये बोल वो शिवाय और अद्वैत को देखने लगा। शिवाय को तो पहले से ये बात पता थी कि अध्या कोमा में है, लेकिन अद्वैत के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए दर्द उभर आया। उसकी बहन हॉस्पिटल में थी, उसे पता भी नहीं था। उसे भी आज ही इस बारे में पता चला था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल किया। तेजस आगे बोला, मैं उनसे मिलने गया तो वो अजीब बिहेव कर रही थी और उन्होंने आसानी से साइन कर दिया। वहां कपूर दादाजी भी थे। उसकी बात सुन अद्वैत पूछ बैठा, अजीब बिहेव? क्या वो ठीक नहीं है? तेजस उसे देखने लगा, लेकिन शिवाय वहां से उठ गया और जाने लगा। जाते हुए तेजस से बोला, गुड जॉब, प्रोसेस स्टार्ट कराओ। तेजस शिवाय की तारीफ सुन हैरान ही हो गया। वो इतने सालों से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन आज पहली बार शिवाय ने उसकी तारीफ किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने इससे पहले भी बहुत से मुश्किल काम किया, कई खतरनाक मिशन भी किए, लेकिन आज तक कभी उसके बॉस ने उसकी तारीफ नहीं किया। आज सिर्फ एक पेपर पर साइन लाने की वजह से उसके बॉस उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये सब सोच वो रोने ही लगा। अद्वैत उसे अजीब तरह से देखने लगा, वो भी उसे वहां छोड़ चला गया। थोड़ी देर बाद तेजस अपने सोच से बाहर आया तो देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। ये देख उसने जल्दी से पेपर संभाले और वहां से निकल गया। दादाजी डॉक्टर से बात कर रहे थे कि अध्या ठीक तो है ना, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनकी पोती अजीब व्यवहार कर रही है। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि उनकी पोती बिल्कुल ठीक है, बस शारीरिक कमजोरी है, वो भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। दादाजी ने भी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे। वही वार्ड के अंदर सबके जाने के बाद अध्या सोचने लगी कि अब क्या करे। उसके पास टैलेंट की कमी नहीं थी, इसलिए पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है कपूर फैमिली और शिवाय राजवंश। उसने डिसाइड किया यहाँ से जाने के बाद कपूर फैमिली से रिश्ता खत्म कर लेंगी। ये सोचते ही उसके दिल में हल्का दर्द हुआ। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। उसे समझ आ गया कि ये इस बॉडी के इमोशन है। उसने अपने दिल पर हाथ रख बोली, तुम सबसे अच्छी हो, पर वहां कोई तुम्हारा अपना नहीं, तुम उनसे कई गुना बेहतर डिजर्व करती हो। उसने अपने इमोशन को संभला और अपनी प्लानिंग करने लगी। तभी नज अंदर आए और अध्या से बोली, चलो तुम चेंज कर लो, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है। ये सुन अध्या को अच्छा लगा, क्योंकि उसे भी यहाँ रहना पसंद नहीं था। कपूर फैमिली और अध्या का जवाब। आगे, दादाजी अध्या का डिस्चार्ज करवा देते हैं। नज उसे चेंज करने को उसके कपड़े देती। अब अध्या तैयार होकर दादाजी का इंतजार कर रही थी। उसने ब्लैक और पर्पल कॉलर की ड्रेस पहनी थी, जो उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये असली अध्या की ड्रेस थी और अभी उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। क्वीन मन में सोचने लगी, इसकी ड्रेस भी इसके बालों की तरह अजीब ही है, और ये सब किसके लिए? उस शिवाय राजवंश के लिए। उसे शिवाय और अध्या दोनों पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसने खुद को काम डाउन किया और खुद से प्रॉमिस किया, अभी वो क्वीन नहीं है, इसलिए कम से कम गुस्सा करेगी और किसी को भी जान से नहीं मारेगी। तभी दादाजी आ गए और अध्या उनके साथ चली गई। जब अध्या हॉस्पिटल से निकल रही थी, उस वक्त सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये बात अध्या ने भी नोटिस कर लिया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बाहर निकल गए। बाहर एक कार उनका इंतजार कर रही थी। वो काफी महंगी गाड़ी थी। अध्या उस कार को देख समझ गई कि कपूर फैमिली सच में काफी रिच है। दादाजी और अध्या गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही पल में वो कार हवा से बातें करते हुए मुंबई के सड़कों पर दौड़ पड़ी।
गाड़ी में अध्या अभी भी आने वाले कल के बारे में सोच रही थी कि क्या और कैसे करे, क्योंकि उसे अध्या के यादों से पता चल चुका था कि ये कपूर फैमिली को संभला कोई आसान चीज नहीं था। ऊपर से उसे कपूर फैमिली से नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि अध्या की यादों में एक भी अच्छी याद नहीं थी अपने परिवार के साथ। वो सब अध्या से इतनी नफरत करते हैं कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि कपूर फैमिली में अध्या नाम की कोई है भी, यहाँ तक कि किसी को भी अध्या और शिवाय की शादी के बारे में भी नहीं पता। अध्या सोचने लगी कितना अच्छा होता कि मैं अनाथ होती, वैसे भी असली अध्या ने भी अनाथों की तरह ही अपनी जिंदगी को जिया है। उसने सोच लिया कि उसे किसके साथ कैसे डील करना है। ऐसे ही कपूर मैंशन आ गया। अध्या ने देखा गाड़ी एक बड़े से गेट से अंदर जा रही है। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन से होते हुए एक विशाल दरवाजे के पास आकर रुकी। दादाजी बाहर निकल गए। ये देख अध्या भी बाहर आए और आसपास का नजारा देखने लगी। सब बहुत खूबसूरत था, लेकिन इतना नहीं हमारी क्वीन का मन मोह सके। उसके पास इससे लाख गुना सुंदर मैंशन थे। दादाजी मैंशन के अंदर गए तो अध्या भी अंदर आई। अंदर से घर और भी खूबसूरत था, पर इससे अध्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस सामने हॉल में बैठे लोगों को देख रही थी, जो एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी घर की बेटी एक हफ्ते से कोमा में थी, लेकिन यहाँ शायद ही किसी को पता होगा कि अध्या हॉस्पिटल में थी। उसने ये सब सोच एक फीकी मुस्कान दिया। दादाजी को उन सब को देख गुस्सा आया। उन्होंने अध्या को देखा, लेकिन अध्या को नॉर्मल देख उन्हें शांति मिली, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अध्या फिर से गुस्सा ना करने लगे। आइए कपूर फैमिली से मिलते हैं। परिवार का नाम मुंबई के कपूर परिवार। विरासत कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक एक बहु-अरब डॉलर का व्यापारिक साम्राज्य जो रियल एस्टेट, मीडिया, फैशन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। हवेली कपूर मैंशन दक्षिण मुंबई में स्थित बहुत ही खूबसूरत और आलिशान हवेली। परिवार का सिद्धांत पावर, प्रेस्टीज, परफेक्शन, शक्ति, प्रतिष्ठा, परिपूर्णता। पहली पीढ़ी। 1 राजेंद्र कपूर 75 परिवार के मुखिया। कपूर इंडस्ट्रीज के संस्थापक। बहुत सख्त लेकिन होशियार बिजनेसमैन जिन्होंने ये सब खुद बनाया। आज भी हर कोई उनसे डरता और उनका आदर करता है। 2 शारदा कपूर 72 परिवार की मुखिया माताजी। संस्कारी, समझदार और बहुत भावुक। वही सबको जोड़े रखती हैं। उनके पास कुछ पुराने पारिवारिक राज भी हैं। दूसरी पीढ़ी 3 बेटे और उनके परिवार। 1 अरविंद कपूर 50 सबसे बड़ा बेटा। कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ और अध्या के पिता। ये बहुत महत्वाकांक्षी और अपनी इमेज का ध्यान रखने वाले इंसान है, लेकिन ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खासकर अपनी बेटी राध्या से। पत्नी रेखा कपूर 47 एक हाउसवाइफ। ये परिवार और घर को संभालती है और ऊंचे समाज की महिला जो हमेशा शोहरत चाहती है। ये अध्या से बहुत नफरत करती है। बच्चे अद्वैत कपूर 27 हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, परिवार के बिजनेस का अगला उत्तराधिकारी। होशियार लेकिन ठंडे स्वभाव का। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अध्या से नाराज हैं। ये शिवाय राजवंश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आरव कपूर 24 बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने भाई जैसा बनना चाहते हैं। ये अपनी बहन राधा पर जान छिड़कते हैं। अध्या कपूर 20 इनकी कई पहचान है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये बस प्यार चाहती थी, लेकिन अब हमारी हीरोइन क्या चाहती है ये तो आगे पता चलेगा। राध्या कपूर 20 ये अध्या से 5 मिनट छोटी है। फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही है। दिखने में मीठी लेकिन बहुत चालाक। 2 राघव कपूर 47 बीच वाला बेटा। कंपनी के फिल्म प्रोडक्शन का काम संभालता है। स्मार्ट और पॉपुलर है, लेकिन थोड़ा स्वार्थी भी। पत्नी माया कपूर 45 पहले एक अभिनेत्री थी, अब भी नाम और पहचान चाहती है। बच्चे कबीर कपूर 25 फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। बागी स्वभाव का है और बिजनेस की राजनीति से नफरत करता है। ये राध्या को पसंद नहीं करते, इन्हें उसकी हर बातों में एक्टिंग दिख जाती है। रिया कपूर 19 समझदार और आत्मविश्वासी, सोशल मीडिया पर मशहूर है। ये भी राध्या को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन ये अध्या को भी पसंद नहीं करती। 3 विक्रम कपूर 44 सबसे छोटा बेटा। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कंपनी के डिजिटल काम को संभालता है। शांत और समझदार लेकिन रहस्यमयी। पत्नी अदिति कपूर 40 दयालु और दूसरों की मदद करने वाली महिला। बच्चे अर्जुन कपूर 22 कॉलेज में एमबीए के फाइनल ईयर पढ़ता है। शांत और कलात्मक स्वभाव का है। कायरा कपूर 18 राध्या को बहुत पसंद करती है, अभी कॉलेज में जाएगी। आते हैं कहानी पर। दादाजी को आते देख बोली, आप आ गए, कहाँ गए, कितनी देर कर दिया। इससे आगे वो कुछ बोलती कि उन्हें अध्या दिखी जो दादाजी के पीछे ही आ रही थी। उसे देख दादी माँ चुप हो गई। उन्हें अध्या अपशगुनी लगती है, लेकिन दादाजी की वजह से उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है।
अभी भी वो चुप हो गई। अब तक सब ने अध्या को देख लिया और सब चेहरे पर से खुशी गायब हो गई थी। राध्या मासूम सा चेहरा बनाकर अध्या से बोली, दी आप आ गई। आप अब तक कहाँ थी? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। अध्या उसकी चालाकी समझ गई। उसे अपनी यादों से बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि ये कितनी मासूम और बोली है। उसने भी सोचा कि अब उसे इसके तरीके से जवाब देना होगा। असली अध्या तो इसे देखकर ही भड़क जाया करती थी, इसलिए राध्या ने सोचा इस बार भी ये ऐसा ही करेगी, क्योंकि आखिरी बार अध्या ने उसे शिवाय के साथ जो देखा था। लेकिन अध्या का जवाब सुन उसके सारे प्लान पर ठंडा पानी फेर गया। अध्या शांति और संयम के साथ बोली, थैंक्स मिस कपूर, क्योंकि तुम नहीं बोलती तो शायद यहाँ किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कुछ दिनों से गायब हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो। फिर थोड़ा रुक कर, सॉरी माय मिस्टेक, खबर तो अपने रखते हैं। ये बोल वो दादाजी की तरफ मुड़ कर बोली, दादाजी मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे खाना वही भिजवा देना प्लीज। वो सबको वहां छोड़ चली गई। वही सब वहां हैरानी से खड़े थे। अध्या के ऐसे जवाब की उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। उनके दिमाग में अध्या की बातें घूमने लगी। तुम नहीं बोलती तो शायद यहाँ किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कुछ दिनों से गायब हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो। तभी उन्हें राध्या की रोने की आवाज आई, जो रोते हुए बोल रही थी, दी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? इसने मेरी क्या गलती है कि शिवाय मुझे पसंद करते हैं? उसके ये बोलने पर रेखा जी तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती हैं और उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं प्रिंसेस, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब उस मनहूस लड़की की गलती है, आप रो मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब उसे चुप कराने में लग गए। ये देख दादाजी को बहुत निराशा हुई, वो वहां से चले गए। दादी जी भी उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन अपनी प्यारी पोती को ऐसे रोते हुए छोड़कर नहीं जा पाए। अध्या जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो कमरे को देख वो हैरान हो गई। कमरे की डेकोरेशन अजीब तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा अजीब ये था कि हर दीवार पर एक हैंडसम इंसान की फोटो लगी हुई थी। फोटो को देख उसे याद आया कि ये सारी फोटो को देख अध्या को याद आया कि ये शिवाय की फोटोज है, जिसे प्यार में पागल अध्या ने अपने कमरे के हर कोने में लगाया था। ये सब देख और याद कर अध्या का दिमाग खराब होने लगा। उसने ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सारे फोटोज निकालने लगी। उसने तो फोटो को ठीक से देखा भी नहीं, सभी को निकालकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर एक बार कमरे को देखती है। अब बस कमरे का डेकोरेशन ठीक करना रह गया, जो उसने थोड़ी देर बाद करने का डिसाइड किया। उसे पहले खुद को साफ करना था। वो तुरंत बाथरूम में गई, वहां के शैम्पू और कंडीशनर चेक किया। उसे मेडिकल की भी काफी अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि उसका फील्ड ही ऐसी थी कि उसे हर काम में माहिर होना था। वो वापस कमरे में आए और फर्स्ट बॉक्स निकला। नेक्स्ट चैप्टर, असली अध्या की ख्वाहिश और नफरत। आगे अध्या अपने बालों में से रंग को निकाला चाहती थी, क्योंकि उसे सतरंगी बालों को रखने का कोई शौक नहीं था। वह फर्स्ट एड बॉक्स में से कुछ मेडिसिन की पिल्स निकालती है, जो कि मेलेनो ब्लॉक की थी। उसे एक बोल में डालती है और साथ ही हेयर कलर रिमूवल लिक्विड भी उसमें मिक्स कर दिया। कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक हेयर मास्क प्रिपेयर कर लिया। उसने उसे अपने बालों पर अप्लाई किया और उसे सूखने को छोड़ दिया। अब वो कमरे को ठीक करने में लग गई, जब तक उसका हेयर मास्क अपना काम कर देगा। उसने कुछ ही पल में कमरे का नक्शा ही बदल दिया था। उसके बाद वो नहाने चली गई। उसने अपनी बॉडी पर से सारे टैटूज को भी रिमूव किया, क्योंकि असली अध्या ने दर्द होने के डर से टेम्परेरी टैटूज बनवाया था, इसलिए उसे मन में अध्या को थैंक्स कहा। उसने खुद को प्रॉपर तरीके से क्लीन किया और बाथरोब पहन बाहर आई। वो टॉवल से अपने बालों को ड्राई करते हुए मिरर के सामने आई तो खुद को देख हैरान रह गई। दूध से भी गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, परफेक्ट पिंक लिप्स, छोटा और मासूम बच्चों सा चेहरा जिसे देख किसी का भी दिल उस पे फिदा हो जाए। कमर से नीचे तक आते लंबे रेशमी काले बाल। वो खुद के गालों पर हाथ रख बोली, ये मैं हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले देखा था। इतना सुंदर चेहरे को उसने क्या बना रखा था। सच ही कहते हैं लोग, प्यार में इंसान पागल हो जाता है। फिर वो बालों को सुखाने लगी तो उसे उसके बालों की कटिंग उसके फेस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं लगा। उसने ड्रॉर से कैंची निकली और अपने फ्रंट हेयर को अच्छा सा शेप दिया। फिर मिरर में देख बोली, अब तुम इंसानों जैसी लग रही हो। तभी मिरर से रोशनी आने लगी, जो देख क्वीन यानी अध्या एक कम पीछे हो गई, लेकिन डरी बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत क्वीन के अवतार में आ गई थी और कोल्ड आवाज में बोली, हु इज हियर। तभी मिरर में उसी का अक्स दिखा, जिसे देख वो शांत हो गई। तभी मिरर से आवाज आई, मैं हूं यहाँ। वो एक पल को चौंक गई, फिर मिरर में देख बोली, कौन हो तुम। मिरर वाली अध्या बोली, मैं वही हूँ जिसके शरीर में अभी तुम हो। ये सुन वो मिरर में देख बोली,
अध्या कपूर। उसके अध्या कपूर कहने पर मेरे वाली अध्या के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो क्वीन से बोली, शायद मैं भी इसी गलतफहमी में थी कि मैं अध्या कपूर हूँ। ये सुन क्वीन बोली, मतलब? मेरा वाली अध्या बोली, तुमने ही तो कहा था कि जो मुझसे प्यार नहीं करते वो मेरे अपने नहीं हो सकते, इसलिए मेरी गलतफहमी खत्म हो गई। क्वीन बोली, तुम असली अध्या हो, है ना? अगर तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ क्यों हूँ? इस पर अध्या बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीनी थी पर तुम्हारे अंदर जीने की चाह थी। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदगी दे दिया। क्वीन बोली, ओह, तो तुमने जानबूझकर ये सब किया क्योंकि तुम अपनी परेशानियों से बचना चाहती थी? इस पर अध्या मुस्कुराती हुई बोली, नहीं, मैं बचना नहीं चाहती थी, मैं थक गई थी। मेरी अंतरात्मा और मेरा स्वाभिमान हर रोज यहाँ मारता था, इसलिए मैंने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। क्वीन बोली, तो तुम अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए बदला लूं सबसे? मैं ऐसा आसानी से कर सकती हूँ? अध्या बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। मैं चाहती थी कि बस मेरी कद्र हो, मुझे भी सब प्यार करे, मुझे भी कोई अपना कहे, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो सच में मुझसे प्यार करते थे, बस तुम उनका ख्याल रखना। आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोल वो गायब हो जाती है। उसे गायब होते देख क्वीन उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही गायब हो गई। अब क्वीन को अध्या बुलाएंगे। अध्या बेड पर बैठ गई और अध्या के बातों के बारे में सोचने लगी। उसे क्या असली अध्या के लिए कुछ करना चाहिए? तब उसे अध्या की बात याद आई, उसके कुछ अपने ये कौन है। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि अध्या के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो थे उसके दादाजी और उसके फ्रेंड्स और उसकी बीएफएफ। अध्या को असली अध्या की कुछ आइडेंटिटी भी याद आई। वो खुद से बोली, तुम टैलेंटेड थी अध्या, बस थोड़ी ज्यादा पागल भी थी। उसने सोच लिया कि अब किया और कैसे करना। वो चेंजिंग रूम में गई तो वहां के कपड़े देख उसे फिर से अध्या पर गुस्सा आने लगा। सारे कपड़े एकदम तड़कते भड़कते थे, किसी कपड़े का कोई सेंस नहीं बन रहा था। उसने वार्डरोब को खोल खोल कर देखने लगी, शायद कुछ मिल जाए जिसे वो पहन सके। वो इन सब कपड़ों को नहीं पहन पाएगी, ये तो तय था। बहुत कोशिश करने पर उसे एक महरून टी शर्ट और ब्लैक जीन्स मिली, जिसे देख वो बहुत खुश हो गई क्योंकि वहां सारे कपड़ों में से वही ठीक लग रही थी। उसने उसे पहना और बालों में बॉम्ब कर तैयार हो गई। उसी वक्त उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो वहां खाने की ट्रॉली थी पर कोई दिख नहीं रहा था। उनसे खाना अंदर लेकर खाना खाया। उसका इरादा तो आराम करने का था, पर अब उसे नए कपड़ों की शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। वो अपना बैग लेती है और ट्रॉली बाहर वही रख डोर लॉक कर शॉपिंग के लिए जाने लगी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हॉल में हमेशा की तरह सब बैठे हुए थे। सब उसे देख कंफ्यूज हो गए कि ये है कौन। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, लेकिन सब उसकी सुंदरता देख हैरान थे। वही राधा को उसे देख गुस्सा आने लगा क्योंकि वो सबसे खूबसूरत थी। ऐसे उसे लगता था उसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए तो वही शिवाय राजवंश की वाइफ बनने वाली है। सबको वो अध्या की कोई दोस्त लग रही थी, लेकिन अध्या को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां से सीधे दादाजी के पास गई और उनके गले लग बोली, दादाजी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, रात होने से पहले वापस आ जाओगी? वही दादाजी के साथ सभी ये आवाज सुन हैरान हो गए। दादाजी बोले, प्रिंसेस, आप हो? अध्या मुंह फूलाकर बोली, दादाजी, आप मुझे नहीं पहचानते क्या? दादाजी उसे इस रूप में देख हैरान और खुश दोनों थे। उन्होंने कहा, नहीं मेरी गुड़िया, भला मैं अपनी प्यारी पोती को पहचानने में भूल थोड़ी कर सकता हूँ। वही सारे परिवार वाले हैरान थे कि ये अध्या है, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या इसने कोई सर्जरी करवाई है? लेकिन अभी 3 घंटे पहले ही तो इसे देखा था, इतनी जल्दी कोई सर्जरी थोड़ी करवाया जा सकता है। वही राध्या की मुट्ठी बन गई। आज पहली बार सबका ध्यान उस पर से हटकर अध्या पर था। लेकिन वो मन में बोली, कोई बात नहीं मेरी प्यारी अध्या दी, आप कुछ भी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही अध्या जो दादाजी से बात कर रही थी, उसे अचानक ये आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर राधा पर गई। उसे उसकी आंखों में ही लालच और नफरत दिख रही थी। कुछ सोच उसने टेढ़ी स्माइल किया। तभी उसे एक और आवाज आई जो कि उसके कानों के बिल्कुल पास से आई, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन अध्या को समझ आ गया कि ये असली अध्या की आवाज है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थी कि ये हो क्या रहा है, मतलब उसे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तभी राधा उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर रोती हुई बोली, दी, आपने ये सब शिवाय के लिए किया है ना? आप उनसे कितना प्यार करती हो। दी, मेरी बातों का यकीन करो, मैंने शिवाय को नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करे, लेकिन अगर आप चाहती है तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगी, पर प्लीज दी, आप मुझसे नफरत मत कीजिए।
ये बोल वो और भी रोने लगी। उसकी थर्ड क्लास एक्टिंग देख अध्या को उल्टी करने का मन करने लगा। वही ये सब सुन सारे परिवार वाले राध्या को महान और त्याग की देवी समझने लगे। तभी रेखा जी सामने आए और राध्या को अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं प्रिंसेस, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवाय और राजवंश फैमिली आपको पसंद करती, आपकी शादी शिवाय से ही होगी। आरव भी राध्या के पास आकर उससे बोला, एस प्रिंसेस मोम सही कह रही है, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दूसरों के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अध्या की तरफ देखकर बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं सकती हो है ना। राध्या तुम्हारे बारे में इतना सोचती है और तुम उसका ही घर तोड़ने में लगी हो। तुम में जरा सी भी शर्म है कि नहीं? उसकी बात सुन माया राघव कपूर बोली, आरव बेटा, तुम शर्म की उम्मीद भी किससे कर रहे हो? अगर इसमें शर्म होती तो ये ऐसा बिहेव थोड़ी करती। बचपन से ही हमारी राध्या के पीछे लगी हुई है। अध्या उनकी बातें सुन मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराते देख माया जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने राध्या को खुद से अगल किया और अध्या के सामने आकर उस पे हाथ उठाने लगी। लेकिन उनका हाथ अध्या को लगता उससे पहले ही अध्या ने उनकी कलाई पकड़ लिया और उसकी कमाई पर अपनी पकड़ कस दी, जिससे माया जी की चीख निकल गई। ये देख आरव और राध्या पहले तो हैरान हो गए, फिर अपनी मोम की चीख सुन होश में आए। अध्या ने माया जी का हाथ छोड़ दिया और बोली, आई होप मिसेस अरविंद कपूर यू विल रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसे देख उसकी हाथों की तरफ इशारा करते हुए, आपके हाथ का निशान। माया जी आंखों में नफरत लेकर तांत पिसते उससे बोली, तुम सच में हमारे परिवार के लिए मनहूस हो। तुम्हें तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था, या अच्छा होता कि तुम मेरी कोख में ही मर जाती। ये सब वो बहुत ही नफरत के साथ बोल रही थी। अध्या के दिल में फिर एक बार दर्द उठा, लेकिन इस बार उसने इसे इग्नोर किया। उसने पूरे परिवार को देखा, लेकिन माया जी के बातों के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी दादाजी चिल्लाते हुए बोले, माया बहू, जुबान संभाल कर बोलो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे बोल सकती हो? उन्हें अपने लिए बोलते देख अध्या के दिल में गर्माहट सा महसूस हुआ। दादाजी आने बोले, तुम सब क्यों भूल जाते हो कि अध्या भी इस घर की बेटी है और मेरी पोती? तुम सबको कोई हक नहीं कि तुम उसे कुछ कहो। भूलो मत, अभी भी इस घर का हेड मैं ही हूँ। ये बोल वो जोर से अपनी लाठी जमीन पर पटकते हैं। ये देख सब एक पल को डर ही जाते हैं, क्योंकि परिवार में सब दादाजी का गुस्सा जानते थे। फिर दादाजी अध्या की तरफ देखकर बोले, बेटा आप कहीं जा रही थी ना, आप जाओ बाहर, ड्राइवर आपको मिल जाएगा। वो अध्या को बाहर भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपनी सगी माँ से कोई ऐसे शब्द सुनकर नॉर्मल नहीं रह सकता। वो इंसान तो अंदर से टूट ही जाएगा, इसलिए अभी दादाजी उसका मन डाइवर्ट करना चाहते हैं। डिसाइड नहीं हुआ स्वर्ग जाओ कि नर्क। आगे दादाजी को लग रहा था कि कहीं माया जी की बातें सुनकर अध्या दुखी न हो जाए, इसलिए वो उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। लेकिन अध्या को उन सब के बातों से रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने पिछली जिंदगी में इतने लोगों को मारा है कि हर दूसरा इंसान उसे बदुआ देता था। ज्यादातर लोग उसे कोसते रहते थे। यहाँ उसे बुरा अध्या के लिए लग रहा था। उसने दादाजी की बात मानना ठीक समझा, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और इन सब की बकवास सुनती तो शायद अपना किया हुआ वादा तोड़ देती और इन सब की लाशें यही बिछा देती। उसने एक नज़र कपूर फैमिली को देखा और माया जी के सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मिसेस कपूर, आप अपनी बेटी को मरने की दुआ दे रही हैं, जबकि वो तो आपके लिए कभी जिंदा थी ही नहीं, और जो जिंदा नहीं होते वो मर भी नहीं सकते। ये बोल वो सब पर एक पैनी नजर डालती है और वहां से निकल जाती है। दादाजी को अध्या के लिए बहुत दुख हो रहा था। वो मन में बोले, मेरी बच्ची ने पूरी जिंदगी बिना वजह की अपने ही परिवार की नफरत सही है। हे भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी में किसी को भेज दो जो उसे उसके हिस्से की खुशियां दे सके। ये सब सोच वो भी एक नज़र सबको देख वहां से चले जाते हैं। माया जी को अध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। राध्या का मन बेचैन होने लगा। वो सोचने लगी कि आज अध्या इतना अलग व्यवहार क्यों कर रही थी। आज ना उसने उस पर गुस्सा किया और ना ही कुछ कहा, कहीं उसका ये बदला रवैया उसके और उसके प्लान के बीच में ना आ जाए। सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। आरव ने सोच लिया था कि अध्या की हरकत के बारे में अपने डैड और अद्विक भाई को बताएगा। वही अध्या बाहर कार के पास जा रही थी, तभी उसे फिर से अध्या की आवाज आई, अरे तुमने तो अंदर सबको चौंका ही दिया। ये सुन उसके कदम रुक गए। वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसके सामने एक छोटा सा हवा का गोला आया और देखते ही वो अध्या में बदल गया। उसे देख अध्या आंखें छोटी कर उसे देखने लगी। उसने एक आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा, तुम अब यहाँ क्यों हो? इस पर छोटी हवा वाली अध्या उसके आसपास उड़ते हुए बोली,
वो क्या है ना, अभी मुझे कहाँ जाना है ये तय नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया गया है। उसकी बात सुन अध्या अपनी दूसरी आईब्रो उठा लेती है, जैसे पूछ रही हो क्यों। उसका सवाल समझ आत्मा वाली अध्या थोड़ी शर्माते हुए और अपनी उंगली से खेलते हुए बोली, वो क्या है ना, जब मैं जिंदा थी तो मैंने ज्यादा पुण्य नहीं कमाए और ना ही जानबूझकर पाप किया, इसलिए ऊपर कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैं नर्क जाऊं या स्वर्ग। इसलिए तुम यहाँ मेरी जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा करने आए हो, अध्या वहां से चलते हुए बोली। उसकी बात सुन आत्मा वाली अध्या उड़ते हुए उसके पीछे जाते हुए बोली, नहीं नहीं ये सच नहीं है, वहां के मैनेजर ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है जब तक कि ऊपर सब फिक्स नहीं हो जाता। अध्या कार में बैठती हुई बोली, हम्मा जो खुद की कभी मदद नहीं कर पाए वो मेरी मदद करेगी कैसे। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। अध्या ने उसे मॉल का एड्रेस दे दिया था। वही पूरे रास्ते आत्मा वाली अध्या बकबक करती रही, जिसे सुन अध्या के सर में दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कैसे निकले। कार एक मॉल के सामने आकर रुकी। अध्या कार से उतरकर मॉल को देखने लगी। मुंबई सेंट्रल गैलरी, ये मॉल राजवंश इंडस्ट्री के अंदर आता था। ये पूरी मुंबई की सबसे महंगी और लक्सरी मॉल है। अध्या अपना गॉगल लगाते हुए मॉल के अंदर चली गई। उनका ऑरा अभी बिल्कुल किसी क्वीन की तरह था। उसका ऑरा ऐसा था कि वॉचमैन भी उसे सालम करने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्या अंदर जाते सीधे लेडीज सेक्शन में जाने लगी। मॉल अंदर से बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख आत्मा वाली अध्या तो मॉल को घूम घूम के देखने लगी। लेकिन अध्या जो कि खुद पिछले जन्म में क्वीन थी, उसने ऐसे ना जाने कितने मॉल खुद बनवाया था, कुछ इससे भी ज्यादा लक्सरी होगी। वो लेडीज सेक्शन में आ गई। उसके पीछे छोटी अध्या भी उड़ते हुए आ गई। अध्या वहां अपने लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस देखने लगी, कौन सा उस पर सूट करेगा। तभी उसके पास एक सेल्स गर्ल आई। उसने प्यार से अध्या को कहा, मैम मे आई हेल्प यू। अध्या उसे कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी सेल्स गर्ल उस सेल्स गर्ल को आवाज देते हुए बोली, कम हियर, गो ओवर देयर एंड लुक एट दैट कस्टमर। उसके कहने पर वह चली गई। उसकी जगह वो आ गई। अध्या को अटेंड करने वो अध्या को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगी। उसे देखते ही अध्या समझ गई कि ये लड़की एक नंबर की चापलूसी है और गरीब लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट करती है। तभी छोटी अध्या बोली, अध्या ये तुम्हारे बारे में सोच रही है, रुको अभी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। उसके ऐसा बोलते ही अध्या को उसकी मन की बातें सुनाई देने लगी। मुझे इस लड़की को अटेंड करना है, इसकी औकात है यहाँ आने की। मुझे पता है ऐसे लोग सिर्फ यहाँ टाइम पास के लिए आते हैं और खुद को अमीर समझने लगते हैं। ये सब सोच उसने मुंह बना लिया। फिर अध्या को देख बोली, आइए मैम इस तरफ। अध्या शांति से एक ड्रेस जो कि लॉन्ग स्कर्ट और पीच कलर का टॉप था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस, नो यू पैक दिस पीस। उसकी बात पर वो सेल्स गर्ल उस ड्रेस को देख फिर अध्या से बोली, मैम ये पीस आपके लिए महंगा पड़ेगा, आइए मैं आपको आपके बजट में कुछ दिखाती हूँ। उसकी बात पर अध्या कठोर आवाज में बोली, यू वोंट डिसाइड वॉट फिट्स इन माई बजट और नॉट, आई एम राइट। फिर उसके यूनिफॉर्म पर लगे बैच पर उसका नाम पढ़कर, मिस शिल्पा। ये सुन वो सेल्स गर्ल हड़बड़ा गई। वो बोली, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तभी एक और लड़की बोली, मुझे ये ड्रेस चाहिए, इसे पैक कर दो। शिल्पा उसे देख खुश हो गई। ये उसकी स्टोर की रेगुलर कस्टमर है तारा अग्रवाल। उसे देख शिल्पा उसके पास जाते हुए बोली, श्योर मैम मैं अभी इसे पैक करवाती हूँ। तभी अध्या शांत और साफ आवाज में बोली, मैंने पहले उससे लिया है। ये सुन तारा उसे देखने लगी। उसकी नेचुरल ब्यूटी देख उसे जलन होने लगी, क्योंकि वो इतना मेकअप करके आई थी फिर भी अध्या के सामने कुछ को फीकी महसूस करने से रोक नहीं पाई। लेकिन फिर उसने उसके कपड़े देखे, जिसे देख उसके मन को बहुत सुकून मिला। उसने सोचा पता नहीं ये गरीब और भिखारी लोग इतने बड़े मॉल में आते ही क्यों हैं, राजवंश इंडस्ट्री को ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। अध्या उसे देख बोली, तो तुम राजवंश फैमिली से बात करके बैन करवा दो। उसकी बात सुन तारा हैरान हो गई, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी अध्या बोली, मुझे सब पता है कि तुम क्या और किसके बारे में सोच रही हो। ये सुन इस बार तारा डर गई। उसने सेल्स गर्ल शिल्पा को देखकर कहा, मेरी ड्रेस पैक करो जल्दी। तभी अध्या बोली, ये ड्रेस मेरी है क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई। उसकी बात पर शिल्पा बोली, तुम्हारी औकात है इतनी कि तुम इस ड्रेस को अफोर्ड कर पाओ, देखो बिना मतलब के मिस अग्रवाल से पंगा मत लो। उसकी बात सुन तारा इतराने लगी। उसके चेहरे पर घमंड और ज्यादा बढ़ गया। फिर भी अध्या अपनी बात पर अड़ी रही और वो बोली, मैनेजर को बुला कर लाओ। उसकी बात पर अब शिल्पा को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम जैसे भिखारियों से हमारे मैनेजर नहीं मिलते समझी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर तुम्हें निकलवाना पड़ेगा। अध्या बोली,
बुला लो। अब वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब तारा अग्रवाल को जानते थे लेकिन कोई भी अध्या को नहीं जानता था, इसलिए सब सोच रहे थे कि इस लड़की तारा अग्रवाल से पंगा लेकर खुद के लिए मुसीबत मोल ले लिया है। वही ये सब सेल्स गर्ल काम्या ने भी देखा, उसे अध्या के लिए डर लगने लगा। वो तुरंत मैनेजर को बुलाने चली गई। ये सब छोटी अध्या जो इस पूरे कन्वर्सेशन में अध्या के कंधे पर बैठी ये सारे तमाशे को एंजॉय कर रही थी, उसने ही अध्या को बताया कि मैनेजर आ रहा है। उसकी बात पर अब शिल्पा का ईगो हट हो गया। उसने तुरंत गार्ड को बुलाया और अध्या की तरफ देखकर बोली, निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे कस्टमर को परेशान कर रही है। गार्ड अध्या की तरफ बढ़ने लगे लेकिन अध्या अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिली। उसे पक्का लग रहा था कि आज उसके सारे वादे टूट जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उस शिल्पा फिर इस अग्रवाल का होगा या जो भी हो। गार्ड उसके पास पहुंचते उससे पहले ही मैनेजर आ गया और उन सब को रोक दिया। मैनेजर को काम्या ने सारी बात बता दिया था, इसलिए वो अध्या से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था हमारे यहाँ स्टाफ में मैनर्स की इतनी कमी हो जाएगी। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। आप इस स्टोर से जो भी खरीदेगी उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अध्या मन में बोली, किस्मत अच्छी थी तुम सबकी, पर कब तक क्वीन कभी किसी का उधार नहीं रखती। उसने मैनेजर की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मैनेजर ने काम्या को अध्या को अटेंड करने को कहा। काम्या उस ड्रेस को पैक कर लेती है। अध्या बोली, मुझे अभी और भी सामान खरीदना है। इस पर काम्या एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोली, शो मैम। वो अध्या को लेकर दूसरी तरफ चली गई। मैनेजर ने तारा को समझाया और शिल्पा को डांटकर उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से उनकी मॉल की रेप्यूटेशन खतरे में पड़ सकती थी। वो जानता है कि इस मॉल के ऑनर कितने खतरनाक हैं। वही अध्या ने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था और काउंटर पर बिल पे करने आ गई। शिल्पा काउंटर पर ही खड़ी थी। वो इतना सामान देख हैरान हो गई। तभी अध्या ने बिल पे करने के लिए अपना ब्लैक कार्ड निकला, जिसे देख सारे के सारे सेल्स वॉकर हैरान हो गए, क्योंकि ब्लैक कार्ड लिमिटेड लोगों के पास ही होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। शिल्पा अब बहुत पछता रही थी अपने बिहेवियर पर, लेकिन अब क्या हो सकता था। अध्या अपना सामान ले जाने को हुई तो उसने रुककर काम्या के काम की तारीफ करी, जिसे सुन काम्या खुश हो गई। उसे आज अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिला और कस्टमर की अच्छी फीडबैक भी। अध्या ने सामान को कार की डिक्की में रखा। अब तक शाम हो गई थी। अध्या की कार कपूर मैंशन में आकर रुकी। उसने ड्राइवर की मदद से सामान निकाला और अंदर ले जाने लगी। अंदर उसके लिए एक नई परेशानी इंतजार कर रही थी। डोंट ट्राई टू मेस विथ मी, आई एम द स्टॉर्म यू कांट हैंडल। आगे अध्या शॉपिंग का सामान लेकर कपूर मैंशन आ जाती है। वो ड्राइवर की मदद से अपना सामान अपने रूम तक लेकर जाने लगती है। वो हॉल से होके गुजर रही थी। उसने एक नज़र में देख लिया कि वहां उसके दादाजी नहीं है और बाकी सब से उसे कोई मतलब नहीं, इसलिए वो सबको इग्नोर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उस सन्नाटेदार हॉल में एक बहुत ही कठोर आवाज गूंजी, जो कि अध्या के लिए थी। रुक जाओ अध्या। ये आवाज सुन अध्या, जिसके कदम सीढ़ी पर पड़ने ही वाले थे, वो रुक जाते हैं। ये आवाज सुन उसे बहुत सी यादें आने लगती हैं, जिसने एक बच्ची जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी और रोते हुए खुद से कह रही थी, मैं इन सब की शिकायत अपने डैड से करूंगी, फिर वो उन्हें पनिश करेंगे। वही ये सब याद आते ही अध्या को गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें लाल पड़ने लगी। उसके आसपास मर्डर ऑरा फैलने लगा। फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए और जाने लगी। ये देख अरविंद जी को गुस्सा आने लगा। आज तक उनके बात को घर में किसी ने भी नहीं टाला और ये पिद्दी सी लड़की उसकी बात को ना मानने की हिम्मत कर रही है। वो चलकर सीढ़ी के पास आ गए और जोर से बोले, अध्या मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, क्या अब तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि अपने डैड की बात तक नहीं माननी है। उसकी ये बात सुन अध्या के कदम रुक गए। वो ड्राइवर को सारा सामान उसके रूम में रखने को बोलती है। ये देख अरविंद जी बोले, तुम इस वक्त इतना सारा शॉपिंग करके आए हो क्यों? क्या तुम्हें पैसे उड़ाने में मजा आता है? वही सब हॉल में खड़े हो गए थे। अद्विक भी सबके साथ वही था। वो अध्या को देख रहा था। आज उसे वो बहुत अलग लग रही थी। उसे तेजस की बात याद आई कि अध्या अजीब बिहेव कर रही है। अब उसे उसकी बात समझ में आई। वो गौर से अध्या को देख रहा था। ये वही लड़की थी जो कहीं से भी आए सबसे पहले अपने परिवार से मिलती थी और कहा गई थी क्या किया सब बिना पूछे बता देती थी। लेकिन आज उसने एक नज़र देखा तक नहीं। यही बात उसे सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी। ऐसा क्या हो गया, ये उसे जानना था और इसका जवाब अध्या खुद ही दे सकती है। अध्या उनकी तरफ पलटी। उसे देख अरविंद जी और अद्विक दोनों हैरान हो गए। वही नहीं, राघव और विक्रम जी और घर के वो सारे लोग जो दोपहर में अपने काम पर थे, सब अभी अध्या को देख उसे देखते ही रह गए। अरविंद ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो? यही सवाल बाकी लोगों के मन में भी था।
सिवाय अद्वैत के, क्योंकि उसने अध्या की आंखें देखी जो कि वही ब्लू ग्रीन कलर का था, जो कि बहुत ही रेयर है। लेकिन वो हैरान जरूर था कि अध्या इतनी कैसे चेंज हो गई, क्या वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में नहीं थी। अध्या अरविंद जी की बात सुन एक एक कदम चलकर आते हुए बोली, क्या अभी आपने नहीं कहा था कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज में एक रौब था, एक ऐसा एटीट्यूड जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दे। वही उसकी आवाज और शब्दों को सुनकर सबको यकीन हुआ कि यही अध्या है। लेकिन कैसे अभी सबके दिमाग में यही चल रहा था। अध्या अरविंद जी के सामने आकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, आप कुछ कह रहे थे? उसका ये गेस्चर देख अरविंद जी क्या बोले उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके सामने उनकी बेटी खड़ी है, उन्हें ये कोई और ही लग रही थी। राध्या, जिसे शांति बिल्कुल रास नहीं आती, उसने जब सबका ध्यान अध्या पर देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। लेकिन उसने वही अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए अध्या को देख बोली, दी आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप डैड को गलत समझ रही है, वो तो बस आपसे बात करना चाहते थे, आप उनसे इस तरह बात मत करिए प्लीज। दी, आप मुझे इतनी नापसंद क्यों करती है? ये बोल वो अपनी आंखों से आंसू निकालने लगी, जिसे देख उसके पास के लोगों ने उसे गले लगा लिया। अरविंद जी भी उसकी बात सुन पिघल गए, उनकी बेटी कितनी समझदार है। अध्या जो ये सोच यहाँ आई थी कि आज किसी पर हाथ साफ कर लेगी, लेकिन राध्या की थर्ड ग्रेड एक्टिंग देख उसे अपने आने पर अफसोस होने लगा। अरविंद जी अध्या को देख बोले, तुम कुछ सीख क्यों नहीं लेती अपनी बहन से? वो तुमसे छोटी होकर कितनी समझदार और मैच्योर है, सबके बारे में कितना सोचती है, हमेशा सबका भला चाहती है। एक तुम हो जिसकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। ये बोल अरविंद जी चुप हो गए, क्योंकि अब तक अध्या को माफी मांग लेना चाहिए। उन्होंने अध्या को देखा जिसका ऑरा फैला हुआ था, लेकिन जुबान एकदम खामोश, आंखें एकदम समुद्र की तरह शांत और रहस्यमयी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अध्या को हुआ क्या है। अद्वैत भी अरविंद जी के पास आया और अध्या से बोला, तुमने मोम के साथ बदतमीजी किया, उसके लिए मोम को अभी के अभी सॉरी बोलो। अध्या, अद्वैत और अरविंद जी बकवास सुन अब अध्या को बोरियत फील होने लगा। उसने उन दोनों की आंखों में देखकर वैसे ही मजाक के भाव से बोली, ओह क्या बात है, अक्सर बच्चे माँ बाप से शिकायत करते हैं, यहाँ तो माँ बाप ही अपने बच्चों से शिकायत करते हैं। कमाल है। नहीं, अध्या को सीरियस ना होते देख अरविंद जी का गुस्सा बढ़ने लगा। वही अद्वैत तो कंफ्यूज था, उसे अध्या लग ही नहीं रही थी। रेखा जी उनके पास आते हुए बोली, देखा ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है, अब तो ये अपने बाप का भी लिहाज नहीं कर रही। इसे सबक की जरूरत है, नहीं तो ये हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। रेखा जी की बात सबको सही लगी। अरविंद जी अध्या को देख बोले, अध्या मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी मोम से माफी मांगो, नहीं तो। अध्या सपाट लहजे में बोली, नहीं तो। वो एक कदम अरविंद जी की तरफ बढ़ाते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं तो क्या मिस्टर अरविंद कपूर? फिर वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए, नहीं तो क्या, बचपन की तरह हॉस्टल भेज देंगे आप सब मुझे, या खाना पानी बंद करवा देंगे, या रात भर बाहर गार्डन में छोड़ देंगे, क्या करोगे? फिर वो जोर से बोली, टेल मी मिस्टर कपूर, ऐसा कौन सा पनिशमेंट बाकी है जो अब आप सब मुझे दोगे, बोलिए। उसकी इतनी तेज आवाज सुन सब के सब खामोश हो गए। अरविंद जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसी वक्त अध्या अद्वैत की तरफ देख बोली, क्या कह रहे थे आप मिस्टर अद्वैत कपूर? मैं आपकी मोम से माफी मांगो, फाइन, मैं रेडी हूँ माफी मांगने के लिए, बट फर्स्ट टेल मी व्हाई व्हाट आई हैड डिड विद हर। उसकी बात पर अद्वैत सोचने लगा, लेकिन उसे रीजन नहीं मिला, क्योंकि उसकी मोम या किसी और ने उससे पूरी बात बताई ही नहीं है। वो अपनी मोम को देखने लगा कि उसकी मोम उसे अब बताएगी कि बात क्या है। रेखा जी अद्वैत की नज़र खुद पर देख हड़बड़ा गई, क्योंकि सच में उसने उसे नहीं बताया था, सिर्फ ये कहा था कि अध्या ने उसके साथ बदतमीजी किया है। वो अध्या की तरफ देख बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही तुम्हारी जुबान, वही तुम्हारी बदतमीजी, आते ही बड़ों से सवाल करने लगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें समझा रहे हैं और तुम उनसे ही जुबान लड़ा रही हो। तू सच में इस घर के लिए मनहूस है। उनकी बात पर अध्या बीच में टोक बोली, वेट अ मिनट मिसेस कपूर, कौन सा भाई, किसके पापा? फिर वो सबको एक नज़र देख आगे बोली, आप सबको नहीं पता कि मैं अनाथ हूँ? उसकी अनाथ वाली बात सुन अद्वैत को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अध्या उसकी तरफ देख बोली, चिल्लाए मत मिस्टर अद्वैत कपूर, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो रेखा जी और अरविंद जी की तरफ देख आगे बोली, ना माँ ना बाप और ना ही मेरा कोई भाई है और ना ही मेरा कोई परिवार। उसकी बात पर अरविंद जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अध्या का नाम चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा दिया। ये देख सब हैरान हो गए, उससे भी ज्यादा इससे कि अरविंद जी का हाथ अध्या के गाल को छूता उससे पहले ही अध्या ने उनका हाथ पकड़ लिया।
ये देख पूरे परिवार वाले हैरान हो गए। अध्या अपने हाथ से उनका हाथ नीचे करते हुए उनकी आंखों में अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए एक एक शब्द पिसते हुए बोली, आज पहली और आखिरी बार है इसलिए बख्श दे रही हूँ मिस्टर अरविंद कपूर, लेकिन आगे से ऐसी गलती हुई तो उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ जाएगी आपके लिए, समझे। ये बोल वो उनका हाथ झटक कर छोड़ देती है। अरविंद जी एक कदम पीछे हो जाते। अध्या सबको देखकर बोली, मेरी बात सब ध्यान कान और दिमाग खोलकर सुन ले, मेरा आप सब से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज डोंट ट्राई टू मेस विथ मी, आई एम द स्टॉर्म यू कांट हैंडल। ये बोल वो सबको वही छोड़ चली जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। रिबॉर्न इनटू ट्रैंक्विलिटी के इस पहले अध्याय के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यात्रा अभी शुरू हुई है और कई अद्भुत पल अभी बाकी हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कड़ियों के लिए अपडेट रहें। कल्पना करते रहिए, सपने देखते रहिए और अगले भाग में फिर मिलेंगे।